बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल सेमेस्टर सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था हाउ टू एंटर डाटा इन SPSS। सपोज कर लें कि आपने डाटा एंटर कर लिया है, SPSS शीट आपने डाटा शीट तैयार कर ली है। इसलिए इस लेक्चर में आप सीखेंगे हाउ टू एनालाइज डाटा यूजिंग SPSS। ये लेक्चर ज़्यादातर प्रैक्टिकल नेचर का है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट SPSS पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना सिखाए जाएंगे और उनके प्रोसीजर्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ये बात जहन में रखें कि इस लेक्चर में सिर्फ चंद सैम्पल टेस्ट ही परफॉर्म किए जाएंगे। बाकी टेस्ट और उनके प्रोसीजर्स SPSS मैनुअल में दिए गए हैं। SPSS मैनुअल वो बुक है जो मैंने अपलोड की है आपके लिए SPSS सीखने के लिए। उस SPSS मैनुअल में सारे टेस्ट पर परफॉर्म करने के प्रोसीजर्स दिए गए हैं। आप वहां से उन प्रोसीजर आप SPSS मैनुअल की मदद से घर पर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप घर पर उनकी प्रैक्टिस करेंगे SPSS मैनुअल की मदद से। और ये भी जहन में रखें कि आपने SPSS मैनुअल में दिए गए प्रोसीजर्स को याद करना है। हर टेस्ट का प्रोसीजर दिया गया, सिंपल सा छोटा सा प्रोसीजर है टेस्ट का, वो दिया गया है, SPSS मैनुअल में मौजूद है। वहाँ से उन टेस्ट के प्रोसीजर्स को आपने याद करना है। और क्यों याद करना है? क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम में इन प्रोसीजर्स के बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। आपको फाइनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाला कोई टेस्ट नहीं दिया जाएगा या प्रैक्टिकली SPSS पर परफॉर्म करने के लिए कोई सवाल नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन टेस्ट्स के जो थ्योरेटिकली प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि प्रोसीजर क्या है, जिनको सिर्फ आपने याद करना है, याद करके आप एग्ज़ाम में उन सवालात के जवाब दे सकते हैं। उन प्रोसीजर्स के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आपने SPSS मैनुअल से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ टेस्ट हैं, उनके प्रोसीजर्स याद करने हैं। इसी तरह रिलेशनशिप वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करने के मुख्तलिफ टेस्ट हैं। इसी तरह ग्रुप कंपेयर करने के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ टेस्ट हैं, उनको आपने वहाँ से उनके प्रोसीजर्स को ज़रूर याद करना है। प्रैक्टिकली जो रिसर्च करना चाहते हैं तो वो तो प्रैक्टिकली भी करें, सीखें, लेकिन जो रिसर्च नहीं भी करना चाहते प्रोसीजर्स की थ्योरेटिकल प्रोसीजर्स उन्होंने भी याद करने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर आउटलाइन आपके सामने है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कुछ टेस्ट हैं, इनको परफॉर्म करना सीखेंगे। इसी तरह स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप है, इनको डिस्कस किया जाएगा। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू कंपेयर ग्रुप्स, जिनमें टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। इसमें पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक दो तरह के टेस्ट होते हैं। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं इनके लिए अलहदा नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया जाएगा किस तरह आपने SPSS की मदद से डाटा एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले हम प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कोड बुक। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि कोड बुक क्या होती है, लेकिन SPSS आपको कोड बुक की मदद से समरी दे देता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स आपके मौजूद, यानी जेंडर वाइज कितने हैं। अगर आपने क्विक समरी लेनी हो तो आप इस की मदद से ले सकते हैं। इफ़ द रिसर्चर वांट ए क्विक समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द डाटा फाइल, दे कैन यूज द रिलेटिवली न्यू फीचर ऑफ SPSS अब आपको आपकी कोड बुक की समरी पूरी बना के दे देता है कि आपके जेंडर वाइज कितने लोग हैं, मेल कितने, फीमेल कितने, अर्बन कितने, रूरल कितने, सारी समरी बना के दे देता है जो आप लेना चाहते हो। तो इसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने SPSS शीट को खोलना है। ये SPSS शीट आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, जब आपने कोड बुक ऑब्टेन करनी है या कोड बुक बनानी है या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है अपने पार्टिसिपेंट्स की, तो आप सबसे पहले एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे क्लिक करें, क्लिक हो गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें रिपोर्ट्स से पहले नंबर पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जाएंगे तो आगे मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप कोड बुक के ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना। क्लिक हो गया। जब कोड बुक के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है कोड बुक, फिर वेरिएबल्स हैं, आउटपुट हैं, स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले जिस वेरिएबल की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे लोकेशन अर्बन रूरल की भी हमारे पास है, डेजिग्नेशन की है, जेंडर की है, एज की, एक्सपीरियंस, जिस भी कैटेगरिकल वेरिएबल के बारे में या कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। लेकिन ये कोड बुक आमतौर पर कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए होती है। तो जिसकी आप लेना चाहते हैं वो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक। मिसाल के तौर पर हम जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन लें, जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, क्लिक किया, ये देखें कलर चेंज हो गया है।
जब आप और इस एरो पे आप क्लिक कर देंगे तो ये इस वेरिएबल बॉक्स में आ जाएगा। जिस भी आपने वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो कितने हैं, तो वो आप इस पे इनमें से क्लिक करके, जैसे डेजिग्नेशन पे आप क्लिक करेंगे वो भी हाईलाइट हो जाएगा और उसको आप इधर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको वापस भेजना, फिर क्लिक करेंगे तो आप जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब आप ऊपर दिया हुआ है आउटपुट का बटन, आउटपुट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें आपने करना क्या है, ये जितने भी ऑप्शन टिक किए हुए हैं सारे टिक नहीं रखने, हमारी ज़रूरत नहीं है। आपने अनटिक कर देना पोजीशन को, लेबल को टिक रखेंगे, टाइप को अनटिक कर देना, फॉर्मेट को अनटिक कर देना, इनकी ज़रूरत नहीं है हमारे इस टेस्ट में। मेजरमेंट लेवल को कर देना अनटिक, रोल को वैल्यू लेबल्स हम रखेंगे और मिसिंग वैल्यूज़ रखेंगे। जिनकी हमें ज़रूरत है उनको हम रखेंगे, टिक रखेंगे, बाकियों को अनटिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में चले जाएं। स्टैटिस्टिक्स में आपने ये शोर कर लेना है कि जितने भी पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में जितने भी ऑप्शन है वो सारे टिक हैं। अगर टिक हैं तो ठीक है, तो फिर आपने ओके कर देना है। ये आपने ओके कर दिया रिज़ल्ट लेने के लिए, ओके कर दिया आपने तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ये देखें SPSS ने हमें गिनती करके बता दी, हमारे पार्टिसिपेंट्स कुल 680 हैं इस डाटा शीट में। गिनती करके बता दिया कि मेल 344 हैं, फीमेल 336 है, उनकी परसेंटेज भी बता दी। तो ये एक सिंपल सी कोड बुक की मदद से आप समरी ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। आपको गिनती नहीं करनी पड़ेगी, अलग-अलग SPSS आपको गिनती करके दे देता है, मेल कितने, फीमेल कितने, उनकी परसेंटेज कितनी, क्योंकि ये हमने अपनी रिसर्च में, अपनी मेथडोलॉजी में ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। मैनुअली परसेंटेज निकालने की बजाय SPSS आपको 1 मिनट में जितना मर्जी बड़ा डाटा हो SPSS आपको निकाल। अब फिर हम जाते हैं दोबारा अपनी डाटा शीट पर। तो ये आपने सीख लिया कि प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कोड बुक, कोड बुक का प्रोसीजर क्या है। तो इसमें आप पहले, ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी कि पिछली दफ़ा हमने जो डाटा शीट बनाई थी उसमें ये डाटा शीट बन चुकी है। ये सारा डाटा उसमें एंटर हो चुका है। ये 680 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका डाटा हमने लिया है। तो ये 680 की लिस्ट आ रही है। उसके बाद उसके साथ आप ये देखेंगे जेंडर वाइज, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, प्रोफेशनल हेड की क्वालिफिकेशन, फिर आइटम आगे ये देखें आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड तक आइटम जितने भी आपके होंगे आप उनको करते जाएंगे। ये आइटम 28 थे इसके अंदर, तो 28 आइटम करके फिर टोटल हर आइटम का, हर पार्टिसिपेंट ने 28 आइटम्स पर जो जवाब दिए रिस्पांस, उनका टोटल भी यहाँ गए। ये टोटल भी हमें ज़रूरत होती है एनालिसिस के लिए, इसलिए टोटल करना चाहिए। अगर फैक्टर्स हैं फैक्टर वाइज अलग-अलग करें, फिर पूरे क्वेश्चनर का भी करें। लेकिन अगर फैक्टर नहीं है, जिस तरह इसमें फैक्टर अलग नहीं है, तो पूरे क्वेश्चनर का भी हमने टोटल कर लिया कि एक पार्टिसिपेंट ने जवाब दिया मुख्तलिफ आइटम्स पर, तो उसका टोटल कितना। क्योंकि ये जब हम ग्रुप कंपेयर करते हैं तो वहाँ हम टोटल पे करते हैं, अलग-अलग आइटम्स पे भी हो सकते हैं लेकिन टोटल पे भी करना होता है, इसलिए हमने ये कर लिया। तो ये आपकी डाटा शीट तैयार हुई है जो पिछले लेक्चर में हमने तैयार करनी थी, करना शुरू की थी, मैंने आपको सिखाई थी और फिर बाद में इसको मैंने मुकम्मल कर लिया आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपने सीख लिया। एक बात आपने सीख ली कि आपने प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कोड बुक क्या है। ये प्रोसीजर जो है ये आपने याद करना है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है SPSS मैनुअल में, वहाँ से याद कर सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से प्रोसीजर्स दिए गए हैं। ये मैंने सिर्फ सेलेक्टेड प्रोसीजर्स निकालने आपको सिखाने के लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन लें, जो कोड बुक ऑब्टेन करने का प्रोसीजर है वो सिर्फ आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देता है, कितने लोग हैं, परसेंटेज कितनी। लेकिन अगर आप उन कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप ऑप्शन यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ का। ये देखें आप SPSS में देखें, एनालाइज पे ही जाएंगे, एनालाइज को क्लिक किया, एनालाइज को क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसीज को क्लिक करेंगे। इसी तरह पूरा प्रोसीजर आप यूज़ करते हुए ज़्यादा डिटेल के साथ कैटेगरिकल वेरिएबल की मदद से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में। ये परफॉर्म सारे, मैंने पहले भी कहा कि सारे परफॉर्म नहीं किया जाएगा। आपने मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जो बुक में दिए गए हैं उन प्रोसीजर्स को पढ़ के आपने खुद इनको परफॉर्म करना है। तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल को आप इस तरह भी ज़्यादा डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटस फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल, ये सारा प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह आपने एनालाइज पे जाना, डिस्क्रिप्टिव पे जाना, फ्रीक्वेंसीज पे जाना, वेरिएबल बॉक्स ओके कर देना। तो ये आप खुद परफॉर्म करेंगे घर में। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटस लेना चाहते हैं अपने कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में, कैटेगरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, एरिया है या एज है, ये सारे जो वेरिएबल है। एज कंटिन्यूस वेरिएबल भी बन जाता है और बाद का
कैटेगरिकल ये आपकी मर्ज़ी, आप उसको जो बनाना चाहिए उसका मुख्तलिफ तरीका है बनाने का। तो अगर आप अपने कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में लेंगे इंफॉर्मेशन, तो वो हमने इसमें पढ़ा कि आपने इस तरीके से अपने इस प्रोसीजर से आप SPSS की मदद से अपनी समरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में लेना चाहते हैं तो फिर उसका तरीकाकार मुख्तलिफ है। फिर जाना आपने वहीं है कि आपने डाटा शीट पे जाना है। आप कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे, कंटिन्यूस वेरिएबल आपका कौन सा, ये आइटम जो है, ये आइटम 1 2 इनके जो स्कोर हैं ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वही बात है कि एनालाइज पे जाना है आपने, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद फ्रीक्वेंसीज पे नहीं जाना, आपने डिस्क्रिप्टिव्स पे चले जाना है। डिस्क्रिप्टिव्स पे आप चले गए, डिस्क्रिप्टिव्स पे जाने के बाद आप किस वेरिएबल के बारे में, ये कंटिन्यूस वेरिएबल आप यहाँ से शुरू होते हैं आइटम 1 से। तो अगर आइटम 1 के बारे में आप लेना चाहते हैं या सारे आइटम्स के बारे में लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर जिस आइटम के बारे में उसको आप क्लिक करेंगे, हाईलाइट हो गया, वेरिएबल बॉक्स में उसे भेज देंगे, वेरिएबल बॉक्स में चला गया। अब आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन का है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ ये देखना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन टिक हैं, अगर टिक हैं तो ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम भी टिक है, सिक्यूनेस और कर्टोसिस को भी आप टिक कर दें। तो ये टिक होगा, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे टिक कर देना, कंटिन्यू के बाद फिर आपने ओके कर देना। आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पहले आइटम के बारे में। इसी तरह आप सारे आइटम्स को इकट्ठा भी वेरिएबल बॉक्स में भेज के ये स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। तो अब क्या जवाब आया कि पहले आइटम के बारे में 680 लोगों ने जवाब दिया। मिनिमम जो रिस्पांस था कि 1 भी दिया गया, मैक्सिमम 5 भी दिया गया, मीन 3.2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 है, स्क्यूनेस इतनी है, कर्टोसिस ये है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है आपके कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में SPSS की मदद से। आपने कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर्स के दौरान कि आपने सिर्फ डाटा एंटर करना है, उसके बाद एनालिसिस करने पे टाइम नहीं लगता। आप डाटा एंटर करें और आपको पता हो कि आपने कौन से एनालिसिस करने हैं, उन एनालिसिस के बारे में आपने इंस्ट्रक्शन देनी है SPSS को, और SPSS ने आपको टेबल्स बना के देते जाना। इन टेबल्स के बाद में इंटरप्रिटेशन कैसे करनी वो भी SPSS मैनुअल में दिया हुआ है। हर टेबल की, हर टेस्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है आपने थीसिस में लिखने के लिए, वो भी पूरे सैंपल यहाँ दिए हुए हैं। आप वहाँ सैंपल्स की मदद से इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दूसरा काम हमने कर लिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है डिस्क्रिप्टिव, तो वो किस तरह आप ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर बुक में भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। तो अब तीसरा हम टेस्ट देखते हैं कि अगर आपने नॉर्मेलिटी असेस करनी है। हमने पढ़ा था कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन नॉर्मल पे होते हैं, जैसे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो वहाँ आपने जब डिसाइड करना होता है कि मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करूं या पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करूं, तो आपने नॉर्मेलिटी असेस करनी होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आए तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, अगर नॉन नॉर्मल आ रही तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। तो नॉर्मेलिटी असेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और वो आपने कहाँ से, वो ये हमने किया फ्रीक्वेंसीज की मदद से या डिस्क्रिप्टिव्स की मदद से। लेकिन जब आपने नॉर्मेलिटी असेस करनी है तो फिर आपने एक्सप्लोर का ऑप्शन यूज़ करना है। तरीकाकार वही है जो पहले हमने किया है कि आप अपने डाटा शीट पे जाएंगे, डाटा शीट में आप जाएंगे सबसे पहले एनालाइज पे, एनालाइज के बाद आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रिप्टिव्स को छोड़ देना, आपने एक्सप्लोर के ऑप्शन पे चला जाना। एक्सप्लोर को आपने क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से आपने करने हैं इन द लेबल केसेस बाई। लेबल केसेस बाई में आप आईडी वेरिएबल अपना भेज दें कि जो वेरिएबल आपने करना है। मिसाल के तौर पर आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने नॉर्मेलिटी असेस करनी है आपने आइटम्स की, तो आइटम्स को इधर भेज देंगे। अगर आपने फैक्टर एनालिसिस करना तो फैक्टर्स को इधर भेज देंगे। फिर आप डिस्प्ले में जाएंगे, तो ये सारा प्रोसीजर आपने लिखा हुआ, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स के बदले में डिस्क्रिप्टिव, आउटलायर, कंटिन्यू, फिर प्लॉट्स। तो ये सारा जो है आप प्रोसीजर की मदद से कर सकते हैं कि आप जो भी जिसके बारे में भी करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने करना है कि टोटल परसीव्ड जो आपका क्लिक ऑन वेरिएबल्स, ये आपके वेरिएबल्स हैं सारे जितने भी हैं यहाँ तक। फिर आपने इसको मिसाल के तौर पर आपने कर लिया कि ये इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि टोटल स्कोर पे ही चले जाते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। तो उसको डिपेंडेंट लिस्ट में आपने भेज देना है। डिपेंडेंट लिस्ट में भेज दिया। फिर आपने लेबल केसेस बाई पुट योर
आईडी वेरिएबल, लेबल केसेस बाई में अपनी आईडी आप भेज देंगे कि आईडी कौन सी, अगर आपकी आईडी वाला होगा, क्योंकि ये हमारा आईडी वाला नहीं है इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप बुक से प्रोसीजर पूरा पढ़ के इसको भी आपने उसी तरह रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए इसमें यहाँ सारे डिटेल से नहीं हो सकते। आप खुद प्रोसीजर को पढ़ के करने की कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे और आप सीख भी जाएंगे। तो ये नॉर्मेलिटी असेस करने के लिए आप एक्सप्लोर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको ग्राफ भी बनाने होते हैं। ग्राफ किस किस्म के बन सकते हैं? बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें टेबल की मदद से बेहतर प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेबल की मदद से प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी नहीं लगती। सम एस्पेक्ट्स आर बेटर एक्सप्लोर्ड विजुअली, वो विजुअली जब ज़्यादा बेहतर एक्सप्लोर होते हैं या बेहतर रीडर को अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो उसमें हिस्टोग्राम आप बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट, मुफ्त, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जो ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन मेन यही है। तो अब इसमें सिर्फ एक जो हिस्टोग्राम है उसकी हम मिसाल ले लेते हैं, उसको किस तरह बनाना है। हिस्टोग्राम किस लिए यूज़ होते हैं? आर यूज टू डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल कंटिन्यूस वेरिएबल। जब आपका सिंगल कंटिन्यूस वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल सर्च आप कर रहे हैं, तो उस वक्त हिस्टोग्राम बनाए जाते हैं उस वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो बनाने किस तरह है? अब एनालाइज पे आपने नहीं जाना, एनालाइज वाले मैंने आपको एक दो बता दिए। अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे जाएंगे आप, लेगेसी डायलॉग पे चले जाएंगे। लेगेसी डायलॉग में आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राफ्स हैं उनकी नाम आए हुए हैं। हमने बनाना हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में आपने इंफॉर्मेशन, ये बात जहन में रखें कि हिस्टोग्राम या ये जितने भी ग्राफ्स हैं ज़्यादातर ये बनते हैं कैटेगरिकल के बारे में भी, लेकिन ज़्यादातर ये हमें इंफॉर्मेशन अच्छी देते हैं उसके बारे में जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। तो आप कंटिन्यूस वेरिएबल जिसके बारे में लेना चाहते हैं, मिसाल हम एंड पे जो टोटल आइटम्स पे ले लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए कि जिस पे के बारे में आप लेना चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा। उसको आप वेरिएबल जो है उसमें भेज देंगे, वेरिएबल बॉक्स में आपने उसे भेज देना है। इसका मैं, क्योंकि यहाँ मेरे सामने वो नहीं है, तो ये हिस्टोग्राम बनाने का जो मैंने आपकी इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ, ये चूँकि सामने नहीं होती इसलिए मैं बुक से देख के वो आपको सारा प्रोसीजर समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम कहाँ गए, जब आपने कोई भी ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ में आप लेगेसी डायलॉग पे चले जाएंगे, फिर यहाँ जो भी आपने ग्राफ बनाना उस पर आप क्लिक कर, हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम में आपने क्या करना है, आपने अपना क्लिक ऑन योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा, ये ध्यान में रखें, कंटिन्यूस वेरिएबल लेना, कैटेगरिकल नहीं लेना। ये आइटम्स जो है ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है। टोटल पे चले जाएंगे, तो आपने जो भी वेरिएबल करना है, आप आइटम वाइज अलग-अलग भी कर सकते हैं। टोटल पे आपने टोटल जो 28 आइटम्स जो भी आपने लेना उसको आप वेरिएबल बॉक्स में भेज देंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि जो आपके किसी एक कैटेगरिकल वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप चाहते हैं कि इन 28 आइटम की जो हिस्टोग्राम बने वो एरिया वाइज बने, डेजिग्नेशन वाइज बने, जेंडर वाइज बने, एज वाइज बने, एक्सपीरियंस वाइज, जैसा भी आप चाहते हैं आप उसको क्लिक कर। हम चाहते हैं कि जेंडर वाइज बने, मेल फीमेल का अलग-अलग क्लियर आ जाए पिक्चर के, मेल क्या कहते हैं, फीमेल क्या कहते हैं। तो उसको आप रोज में भेज देंगे या कॉलम्स में भेज देंगे। हम लेना चाहते हैं कॉलम वाइज के बराबर आ जाए। तो जेंडर मेल फीमेल का 28 आइटम्स पे जो रेस्पॉन्स है वो हम चाहते हैं कि हमारे सामने आ जाए। तो बस यही काम करना, आपने जो वेरिएबल आपने लेना है वो वेरिएबल आपने वेरिएबल बॉक्स में भेज देना है। अगर आपने कॉलम वाइज रो वाइज लेना है तो आप उसमें कैटेगरिकल वेरिएबल भेज देंगे कि जेंडर वाइज हमें तफसील चाहिए, एरिया वाइज है, जो भी आप चाहेंगे वो मिल जाएगी आपको। तो ओके कर देंगे आप। ओके आपने किया तो ये हिस्टोग्राम बन के हमारे सामने आ जाएगा। अभी ये हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग हो रही है हिस्टोग्राम की। ये हिस्टोग्राम आपके सामने आ गया। जेंडर वाइज हिस्टोग्राम बन गया, ग्राफ बन गया। जेंडर वाइज क्या बना है ग्राफ,
ये मेल के रिस्पॉन्सेज हैं, ये फीमेल के रिस्पॉन्सेज हैं। हिस्टोग्राम हमें बता रहा है कि मेल के रिस्पॉन्सेज ज़्यादातर दरमियान में हैं और फीमेल के रिस्पॉन्सेज दरमियान में भी हैं लेकिन लेफ़्ट साइड पे कम है, यानी नेगेटिव साइड पे ना मेल ज़्यादा गए ना फीमेल ज़्यादा गई हैं, लेकिन मेल ज़्यादातर दरमियान में रहे हैं या फीमेल दरमियान में भी हैं और साइड पे भी हैं, नेगेटिव साइड पे दोनों ही नहीं हैं। तो ये हमें एक ओवरव्यू दे देता है, नॉर्मेलिटी असेस करने के लिए भी ये काम आता है कि हमें पता चल जाता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, यानी ये नज़र आ रही है कि हमें यहाँ कि ये नॉर्मल नहीं है। ग्राफ हमें आप क्लियरली बता देता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। नॉर्मेलिटी भी इससे असेस हो जाती है और भी बहुत से फंक्शंस इसकी मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना आपने सीख लिया। ग्राफ जो भी आपने बनाया, ये हिस्टोग्राम की एक मिसाल थी, जो भी आपने बनाना इसी प्रोसेस से बनेगा, इसी प्रोसीजर से बनेगा, तो आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि रिलायबिलिटी आपने चेक करनी। ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं कि आपने अपने थीसिस की मेथडोलॉजी सेक्शन में लिखना होता है कि रिलायबिलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी है या नहीं है आपके डाटा की, या मेल कितने हैं फीमेल कितने, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं अपने मेथड सेक्शन में। इसलिए मेथडोलॉजी वाले चैप्टर में, इसलिए SPSS की मदद से आप बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं अपने थीसिस में लिखने के लिए। रिलायबिलिटी जब आप पूरा डाटा, पायलट स्टडी का भी हो सकती है रिलायबिलिटी एनालिसिस, और पूरा डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसकी भी एनालिसिस हो सकता है। तो ये भी सिंपल सा तरीका है कि एनालाइज पे जाएंगे, स्केल पे जाएंगे। एनालाइज के बाद आप देखें यहाँ ये एनालाइज है, एनालाइज के बाद आपने डिस्क्रिप्टिव या इन पे नहीं जाना, आपने देखना है ये कहीं ना कहीं ये स्केल लिखा आ गया, स्केल पे जाएंगे रिलायबिलिटी एनालिसिस आ गया, उस पर क्लिक कर देंगे। आगे फिर जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी गई हैं प्रोसीजर में उसी तरह करते जाएंगे तो आपको रिलायबिलिटी की टेबल मिल जाएगी, रिलायबिलिटी वैल्यू मिल जाएगी कि आपके क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी कितनी है, उसका लेवल क्या है। तो ये आप खुद करेंगे, प्रोसीजर सारे का सारा करके देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी के 3 किस्म की स्टैटिस्टिक्स होती है, ये ध्यान में रखें। एक डिस्क्रिप्टिव है, फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसी है जो रिलेशनशिप के बारे में, कोरिलेशन वगैरह, फिर एक है जो ग्रुप कंपेयर करने के बारे में है। तो ये तीनों अलग-अलग SPSS में दिए गए हैं कि किस तरह तीनों को परफॉर्म करना है। रिलेशनशिप के लिए 4 किस्म की फार्मूलाज हैं, 4 किस्म के टेस्ट हैं। कोरिलेशन आप मालूम कर सकते हैं, पार्शियल कोरिलेशन मालूम कर सकते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन मालूम कर सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस है। कोरिलेशन किस लिए होता है? टू एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2, जब 2 कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो फिर आप कोरिलेशन पे जाएंगे। पार्शियल कोरिलेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पियर्सन, ये भी पियर्सन को पहले जो पियर्सन कोरिलेशन उसी का एक हिस्सा है। इट अलाउज यू टू कंट्रोल फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ अनदर। अगर कन्फाउंडिंग वेरिएबल आपका कोई है आपकी रिसर्च में, आपको निशो को लगता है कि यह है और उसका कंट्रोल करना है ऐसा, तो वो उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पार्शियल कोरिलेशन का आप ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके प्रोसीजर्स मैंने यहाँ इस लेक्चर में नहीं दिए हुए, ये SPSS मैनुअल में मौजूद हैं, प्रोसीजर ही मौजूद हैं। आप प्रैक्टिस डाटा की मदद से आप खुद फेक डाटा क्रिएट करें और उसकी मदद से इनको परफॉर्म करना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर में। मल्टीपल रिग्रेशन है, ये भी पियर्सन कोरिलेशन और कोरिलेशन की फॉर्म है। इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब आप ज़्यादा वेरिएबल्स की प्रेडिक्टिव वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देख के आप प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस हद तक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहा है। जब प्रिडिक्शन एबिलिटी देखना चाहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो फिर आप मल्टीपल रिग्रेशन एडवांस किस्म की स्टैटिस्टिक्स फिर यूज़ करते हैं। और फैक्टर एनालिसिस भी रिलेशनशिप की ही एक शक्ल है। ये उस वक्त यूज़ होता है टू कंडेंस ए लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स और स्केल आइटम्स। जब एक स्केल की आप रिलेशनशिप देखना, स्केल आइटम्स की आपको आप जो आइटम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उस वक्त ये हमारे काम आता है फैक्टर एनालिसिस। ये एक स्केल का आपस में, हर स्केल आइटम का आपस में रिलेशनशिप बताता है और उसकी मदद से हम फैक्टर एनालिसिस करके अपने स्केल की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी मालूम करते हैं। और स्केल को जब आप ज़्यादा आइटम्स हैं, उन आइटम्स में अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, आइटम एनालिसिस की मदद से आप देखना चाहते हैं तो उस वक्त फैक्टर एनालिसिस की मदद लेते हैं। तो ये 4 और इन सब के प्रोसीजर दिए गए हैं बुक में। आप जो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो उन प्रोसीजर्स की मदद से वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये क्योंकि लेक्चर में इतना टाइम नहीं और आगे इतने लेक्चर भी नहीं है कि एक एक करके सबके बारे में डिटेल से बताया जाए, तो इसलिए मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, एक किस्म की गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप SPSS मैनुअल की मदद से प्रोसीजर्स वहाँ दिए गए हैं, आप फेक प्रैक्टिस डाटा की मदद से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में।
ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह आपने एनालिसिस करना, बाद में एनालिसिस के टाइम पे आपको आसानी हो। इनकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लेनी है आपने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। SPSS मैनुअल बुक से यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी डिटेल नहीं, बुक से भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी किस्म जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की। एक पहली किस्म क्या डिस्क्रिप्टिव है, वो आपको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दे देती है अपने कैटेगरिकल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के बारे में। दूसरी रिलेशनशिप है, वो आपको मुख्तलिफ वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बता देती है, नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तीसरी किस्म होती है कि आपने ग्रुप कंपेयर करना, डिफरेंस देखना बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसके लिए पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पैरामीट्रिक कौन सी, नॉन पैरामीट्रिक कौन सी हैं। आज हम सिर्फ यहाँ दो पैरामीट्रिक टेक्निक्स हैं, यानी टी टेस्ट की दो किस्में हैं। प्रोसीजर फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की मदद से डिफरेंस किस तरह देख सकते हैं, परफॉर्म किस तरह करना, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्या होता है और परफॉर्म कैसे करना। पहले तो ये ध्यान में रखें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल कब होता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट उस वक्त यूज़ होगा जब आपके दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, यानी आपने एक ही पॉपुलेशन से मेल का डाटा अलहदा लिया, फीमेल का डाटा अलहदा लिया, और उन मेल से अलहदा क्वेश्चनर पुर करवाया और फीमेल से अलहदा पुर करवाया, उनका आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि टॉपिक एक ही है, दो ग्रुप्स हैं एक पॉपुलेशन में से लिए। जब दो अलहदा ग्रुप्स हों और उनसे आपने डाटा कलेक्ट किया तो फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ होता है। लेकिन अगर ग्रुप एक ही हो, नेक्स्ट स्लाइड पे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, लेकिन अगर आपका ग्रुप ए का पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसको रिपीटेड मेजर्स टी टेस्ट भी कहते हैं, इज यूज व्हेन यू हैव ओनली वन ग्रुप ऑफ। जब ग्रुप एक ही है आपका, यानी मेल है और मेल से आप दो दफ़ा डाटा लेते हैं, या फीमेल है उनसे दो दफ़ा डाटा लेते हैं, ग्रुप एक ही है उनसे डाटा दो दफ़ा लेते हैं, यानी दो लिस्टें आपके पास डाटा की तो हैं, उन दो डाटा लिस्टों को आप कंपेयर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट डिज़ाइन में जब आप प्री टेस्ट लेते हैं फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का पोस्ट टेस्ट लेते हैं, तो दो लिस्टें आपके पास आ जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट वही होते हैं। जब स्टूडेंट वही हैं, पार्टिसिपेंट वही हैं, लेकिन आप दो दफ़ा उनसे डाटा लेते हैं, तो उस वक्त पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगता है, उस वक्त इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का तरीकाकार क्या है, इसको हम तफसील के साथ देखते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, डाटा आपका वही है, डाटा सेट वही है, लेकिन इसमें आपने जो आपका टोटल, आप अलग-अलग आइटम वाइज भी कर सकते हैं, टेबल लेंथ ही बनती है। डिफरेंस आपने देखना आइटम वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने टोटल स्केल का डिफरेंस देखना हो तो फिर आप टोटल स्कोर पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे एनालाइज पे क्लिक कर दें। एनालाइज के बाद आपने जाना है कंपेयर मीन्स पे। कंपेयर मीन्स में आ जाता है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट आ गया। तो अब आपने किस पे करना है, आपको चाहिए टेस्ट वेरिएबल कौन सा, आपका टेस्ट किसका करना है, आपने टोटल स्कोर का करना है। ये जहन में रखें कि आपने टेस्ट वेरिएबल में कंटिन्यूस वेरिएबल अपना भेजना है, जो आपका स्कोर है, आइटम का स्कोर है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, इसको आपने टेस्ट वेरिएबल में भेज देना है। अब वो पूछ रहा है कि आपके ग्रुप कौन कौन से हैं, यानी किस ग्रुप पे करना चाहते हैं आप। आपने एरिया वाइज करना, आपने डेजिग्नेशन वाइज करना, जेंडर वाइज, एज वाइज, एक्सपीरियंस में किस एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि एक्सपीरियंस तो 3-4 है। ये जहन में रखें कि टी टेस्ट दो ग्रुप्स पे लगता है, दो से ज़्यादा पे नहीं लगता है। एक्सपीरियंस जो और एज, एक्सपीरियंस 3-4 हैं या एज 3-4 हैं या एकेडमिक क्वालिफिकेशन 3-4 हैं, तो फिर उन पे अनोवा लगता है, उन पे फिर टी टेस्ट नहीं लगता। ये जहन में रखेंगे टी टेस्ट दो ग्रुप्स का डिफरेंस देखने के लिए होता है, दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करने के लिए होता है। टी टेस्ट दो से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर नहीं करता। जब आपने दो से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना तो अनोवा पे आप जाएंगे, एफ टेस्ट पे जाएंगे। तो आप यहाँ करते हैं, आप कहते हैं जी मैंने जेंडर वाइज करना। अब जैसे ही आपने जेंडर को क्लिक किया ये हाईलाइट हो गया, तो आपने जेंडर को यहाँ भेज देना। अब वो कहता है कि जेंडर में आप बताएं, ग्रुप को डिफ़ाइन करें कि ग्रुप को डिफ़ाइन करें कि इसमें मेल का नंबर कौन सा है, फीमेल का कौन सा है। डिफ़ाइन ग्रुप सा उसने पूछा, तो डिफ़ाइन ग्रुप में ग्रुप 1 है हमारा मेल, ग्रुप 2 है हमारा फीमेल। तो ये आपने कर देना है, अपना ग्रुप डिफ़ाइन कर देना। ये आपको पता है कि आपने मेल को 1 दिया या फीमेल को 1 दिया, जिसको भी आपने 1 दिया होगा अपनी कोड बुक में, तो उसके हिसाब से यहाँ आप ग्रुपिंग का वेरिएबल्स के नंबर डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू आपने कर दिया तो अब आगे सिर्फ आपने ओके कर देना, आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपके पास जवाब आ गया। तो उसने बता दिया कि 300 फीमेल 344 हैं, सॉरी मेल 344 हैं, फीमेल 336 हैं, उनका मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और उनका
टी टेस्ट ये है, ये टी वैल्यू ये आई है और ये सिग्नेचर वैल्यू ये आई है। जब हमने इंटरप्रेट करना हो तो इन दो वैल्यूज़ को देखें, ये जहन में रखें कि सिग्नेचर वैल्यू आप देखें और टी वैल्यू को हम देखते हैं, इनकी मदद से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का तरीका पूरा दिया हुआ है SPSS मैनुअल में, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हमारे इस लेक्चर का डोमेन नहीं है। इस लेक्चर की लेंथ से बचने के लिए हमने सिर्फ प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हैं चंद टेस्ट आपको सिखाने के लिए। बाकी टेस्ट आपने खुद परफॉर्म करके देखने हैं SPSS पे, और फिर आपने इनकी इंटरप्रिटेशन भी SPSS मैनुअल में दी गई है कि इनको इंटरप्रेट कैसे करना। जब आपने थीसिस में उनकी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी होती है, रिपोर्ट भी करना होता है कि इससे मुराद क्या है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसे की तशरीह या इस रीडर को समझाने के लिए तो आपने खुद करनी होती है। तो वो भी SPSS मैनुअल में दिया गया है। इस लेक्चर का मेन मकसद मेरा ये था कि आपको सिर्फ ये बताना कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने डाटा एंटर कर लिया। जब आपने डाटा एंटर कर लिया है तो डाटा एंट्री के बाद आपने डाटा एनालिसिस करना है। तो डाटा एनालिसिस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपको सही पता हो कि आपके वेरिएबल कौन से और उन पे टेस्ट कौन से लगने हैं। आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है आपने SPSS को। SPSS ने सारे टेबल्स बना के आपको दे देनी है। SPSS मैनुअल में उनकी इंटरप्रिटेशन की सैंपल भी दिए गए हैं कि इंटरप्रेट आपने कैसे करना हर टेबल को। उसकी मदद से आप इंटरप्रेट भी बड़ी आसानी से कर सकते हो और आपका चौथा चैप्टर बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। डाटा कलेक्ट करना और डाटा एंटर करना, इस पर ज़रा टाइम लगता है कि आपने क्वेश्चनर बनाना होता है, क्वेश्चनर बना के फिर आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, फिर डाटा एंट्री हर सेल में करनी होती है। और एक बात और ध्यान में रखें कि डाटा एंट्री मैंने आपको सिखाई है SPSS पे करनी, लेकिन आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं। यही शीट एक्सेल पे भी बन सकती है और एक्सेल पे बना के, एक्सेल पे बनाना ज़रा आसान है। एक्सेल पे बना के शीट, जिस डाटा को आपने एनालाइज करना है उतना ही डाटा आप कॉपी करके अपने SPSS शीट पे ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं और आप एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये अब स्टूडेंट की मर्ज़ी है कि डायरेक्ट वो SPSS पे करना चाहे या वो शीट एक्सेल पे बनाना चाहे। दोनों जगह बन सकती है और दोनों जगह शीट बना के आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। आखिरी बात थी कि पेड सैंपल टी टेस्ट हमने बात कर ली पहले कि टी टेस्ट इंडिपेंडेंट भी होता है, पेड सैंपल भी होता है, और भी कई किस्में टी टेस्ट की। ये इनके इस्तेमाल मुख्तलिफ हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट दो ग्रुप्स जब अलग-अलग हों उनको कंपेयर करना है, और पेड सैंपल टी टेस्ट जब पार्टिसिपेंट्स एक ही हो, उनको 2 दफ़ा उनसे डाटा लिया गया हो, तो फिर उनको कंपेयर करने के लिए आप पेड सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ये इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर बुक में भी मौजूद है SPSS मैनुअल, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। और दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि आपने SPSS मैनुअल बुक से इन प्रोसीजर्स को भी याद करना, और एक अगले लेक्चर्स में जो सवालात हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनको भी आपने थ्योरेटिकली वहाँ से याद करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, प्रोसीजर्स के बारे में भी आ सकते हैं, और बाकी जो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और एक चूजिंग राइट स्टैटिस्टिक्स, ये 2 टॉपिक हम और करेंगे, उनके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। इसलिए आपने बुक को ज़रूर पढ़ना है। बुक में से मुतल्लिका प्रोसीजर्स वाले हिस्से ज़रूर याद करने हैं, और जो टॉपिक हम कवर करेंगे उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को आपने याद करना है। थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफ़िज़।